हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ है आपका प्रथम पत्र से दूसरा पाठ है विद्यापति पदावली। साथियों, पहला पाठ जो था ढोला मारूला दूहा, उसके मोस्ट प्रश्न उत्तर आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम आपको ले चलते हैं दूसरे पाठ पर विद्यापति पदावली पर। साथियों, ये पदावली जो है इसमें मैथिली हिंदी का प्रयोग, जो मैथिली भाषा होती है ना, मिथिलापुरी की भाषा मैथिली अवधि, ये भाषा जो है ना प्रचुर मात्रा में आई हुई है इसके अंदर। और इसके कवि हैं विद्यापति, कवि विद्यापति। तो साथियों, सबसे पहले आपको ले चलेंगे कवि परिचय। कवि से परिचय करवाते हैं आपका कि विद्यापति आखिर किस प्रकार के कवि हैं। कवि परिचय में ले चलते हैं आपको, देखेंगे आप। साथियों, विद्यापति जो है, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सन 1980 में हुआ था। इन्हें मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इन्होंने रीतिकाल के कवि हैं ये, रीतिकाल में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं की थी। इनका कार्यकाल संवत 1050 से 1300 तक रहा। और इनके काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम यौवन के कारण इन्हें रससिद्ध कवि भी कहा जाता है। बच्चों, ये भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव के भक्त होने के साथ साथ मैथिल कोकिल विद्यापति बहुज्ञ मतलब बहुत चीज़ों के ज्ञाता, बहुश्रुत बहुत ज़्यादा सुनने वाले, और बहुभाषाविद बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे ये कवि। कौन? विद्यापति। और गुणग्राहक थे इन सभी भाषाओं के ये। उनसे पहले संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मैथिली आदि में बहुविध साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा चुका था। साथियों, अतः स्वाभाविक रूप से वे अपने पूर्ववर्ती साहित्य से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तो यह बात हुई कवि परिचय की। आप समझ गए होंगे, ये बहुभाषाविद थे, बहुज्ञ थे, बहुत चीज़ों के ज्ञाता थे, कई भाषाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो साथियों, ये कवि जो है ना शिव भक्त भी थे और इन्होंने कई जो रचनाएं हैं वो भक्ति से संबंधित रचनाएं की हैं। देखेंगे आप आगे। बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनकी बात करते हैं। प्रमुख रचनाएं विद्यापति पदावली का भाषा सौष्ठव। तो साथियों, देखा जाए तो यो तो इनकी मैथिली भाषा में, मैथिली जो भाषा है उसी में पदावली का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। लेकिन अनेक देशों के कई एक गायकों के कारण, क्योंकि इनकी जो पदावलियाँ थी, पदावलियाँ लोक कंठ द्वारा गाई जाने वाली सुंदर पदावलियाँ थी। उन पदावलियों को देश विदेश के गायकों द्वारा गाए जाने के कारण क्या हुआ, उसमें अन्य भाषाएं भी आ गई। कौन कौन सी भाषाएं? बंगला, अवधी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी और लोक भाषा। ये सभी भाषाएं साथियों गायकों के देश भेद होने के कारण भी उत्पन्न हुई हैं। उसी कारण से ये भाषाएं इनके पदावली में आ गई हैं। और आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं साथियों, वो मुख्य रचनाएं ये हैं। पदावली, कीर्ति पताका, कोमल कांत पदावली। साथियों, इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें से आपकी
जैसे कि आप देखेंगे आगे इनकी भाषा शैली की भी बात करते हैं। पहले भाषा शैली की बात कर लेते हैं। भाषा शैली क्या है बच्चों, देखेंगे आप। सबसे पहले भाषा शैली पे आपको ले चलते हैं। तो अभी हमने बात की आपसे प्रमुख रचनाओं की, अब ले चलते हैं भाषा शैली। साथ ही भाषा शैली में आप देखेंगे इनकी भाषा शैली जो है वो कौन कौन सी भाषाओं में है, संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली। तो साथ में संस्कृत को प्राकृत भाषा भी कहा गया है, ये ऊपर लिखा है, देखेंगे आप। संस्कृत को प्राकृत भाषा भी कहा गया है और जो अवहट्ट भाषा है उसको अपभ्रंश भाषा भी कहा गया है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे हम प्राकृत भाषा कहें या संस्कृत भाषा कहें, वो ही मतलब निकलता है, अलग अलग नहीं है ये। और अवहट्ट और अपभ्रंश ये भी समान ही है, इनको भी अलग अलग नहीं माना जाएगा। तो साथियों ये तीन भाषाएं हैं, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। मैथिली भाषा में आपकी पदावली का प्रयोग हुआ है, इसकी रचना हुई है। तो साथियों संस्कृत भाषा में कौन कौन से काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं आप देखेंगे। जैसे कि संस्कृत भाषा में गीति काव्य लिखा है। गीति काव्य की जो रचना हुई है वो संस्कृत या प्राकृत भाषा में बोल सकते हैं। गीति काव्य की रचना संस्कृत भाषा में या प्राकृत भाषा में हुई है। और मैथिली भाषा में पदावली की रचना हुई है। साथियों देखेंगे जिसको हम अपभ्रंश या अवहट्ट मान रहे हैं, अवहट्ट या अपभ्रंश। तो बच्चों इस भाषा में देखेंगे आप एरो लगा हुआ है। अपभ्रंश भाषा में कीर्ति पताका और इसी भाषा में कीर्ति लता, ये दो रचनाएं की गई है। कौन सी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। तो इन दोनों भाषाओं में कीर्ति पताका और कीर्ति लता दो रचनाएं हैं, इनकी रचना की गई है, दो काव्य हैं ये, सॉरी। तो बच्चों ये जो कीर्ति पताका है ये एक श्रृंगारिक रचना है, नीचे लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। ये जो कीर्ति पताका है ये श्रृंगारिक रचना है। और कीर्ति लता जो है वो साथियों वीर गाथा काव्य है। कौन सा काव्य है, वीर गाथा काव्य, जिसमें वीरांगनाओं के सौंदर्य की और उनकी वीरता की कहानियां दी गई हैं। और उसमें जो है ना उसके वीरांगनाओं की जो है ना सौंदर्यता की व्याख्या करके इन्होंने क्या किया है, इन वीरांगनाओं के श्रृंगार रस का भी विशद वर्णन किया है इसके अंदर। तो ये जो वीर गाथा काव्य है इसमें वीरांगनाओं का सौंदर्य, वीरांगनाओं का जो सौंदर्य है उसका विशद वर्णन हुआ है। तो ये थी इनकी भाषा शैली, ठीक है बच्चों। यहाँ भाषाएं ये गायकों के देश भेद के कारण आ गई है इनकी पदावली में। और भाषा शैली कौन कौन सी थी आपको बता दिया है, अध्ययन करवा दिया है अभी। और यहाँ आपको ये प्रमुख रचनाएं आ गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कोमलकांत, पदावली। अगर हम इनको चाहे तो ट्रिक के माध्यम से इजीली याद भी कर सकते हैं, कैसे देखेंगे आप।
बच्चों देखेंगे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इन पांचों रचनाओं को आप किस प्रकार से इजीली याद, चारों रचनाओं को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखेंगे आप आगे। जैसे कि ये चार रचनाएं जो है पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कोमलकांत, पदावली, तो इनको कैसे याद करेंगे? पदावली की कीर्तिलता में कीर्तिपताका, कोमलकांत, कैसे करेंगे? पदावली की कीर्तिलता में कीर्तिपताका, कोमलकांत, बस इतनी सी लाइन याद करनी है। जहां की और में लगा है, ये अव्यय शब्द है जो वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हम इस एक पंक्ति के माध्यम से इनकी रचनाओं को भी इजीली लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हमें कैसे, आपको बता दिया है, पदावली की कीर्तिलता में कीर्तिपताका, कोमलकांत, वो भी चारों रचनाएं याद, ठीक है। तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे चर्चा करते हैं आपसे, देखेंगे आगे आंसर की बात करते हैं बच्चों। आगे देखेंगे, बात करते हैं विद्यापति पदावली का भाषा सौष्ठव, इसकी चर्चा करते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। साथियों, विद्यापति की पदावली में जैसा कि मैंने अभी बता दिया था आपको, मैथिली हिंदी का प्रयोग जो है प्रचुर मात्रा में हुआ है, परंतु इसमें बंगला भाषा का प्रभाव भी विशेष रूप से परिलक्षित होता है। और इनकी पदावली में एक ओर लोक भाषा का माधुर्य है, तो दूसरी ओर अवधी और भोजपुरी भाषा की कोमलता है। साथियों, विद्यापति ने यद्यपि पदावली की रचना देश भाषा मैथिली में की थी, हमारे जो देश की भाषा है मैथिली, उसमें की थी, परंतु लोककंठ में इनके गीतों का प्रचार होने से इसके गायकों के देश भेद होने के कारण इसमें बंगला, भोजपुरी, अवधी और पूर्वी हिंदी के शब्द स्वतः आ गए हैं, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। और इस प्रकार भाषा सौष्ठव की दृष्टि से विद्यापति का काव्य और विशेष रूप से पदावली अत्यंत भावपूर्ण और ललित रचना है। जो आपकी पदावली है विद्यापति की, साथियों, ये अत्यंत भावपूर्ण है और ललित रचना है। विद्यापति की पदावली के भाषा सौष्ठव का मूल्यांकन हम निम्न शीर्षकों द्वारा कर सकते हैं। कौन सा शीर्षक है? पॉइंट नंबर 1 है आपका, कौन सा? अलंकारिक दृष्टि से, ये पॉइंट है आपका पहला पॉइंट, अलंकारिक दृष्टि से, यानी अलंकारों की दृष्टि से क्या बताया है इन्होंने, देखेंगे आप अलंकारों की दृष्टि से। बच्चों, विद्यापति को अपनी भाषा की शक्ति एवं सौंदर्य पर पूर्ण विश्वास था। भाषा की जो शक्ति और सौंदर्य था उस पर पूर्ण विश्वास था। अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति से इन्होंने विभिन्न अलंकरणों का प्रयोग करके भाषा के सौंदर्य को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साथियों, सफल कवियों की भांति विद्यापति का अप्रस्तुत विधान भी सजीव, स्वाभाविक एवं भावोत्कर्ष है। इसमें जो आपको लाइन दी गई है, इसमें जो दिया है चिकुर निकर तमसम, चिकुर निकर तमसम, इस पंक्ति में साथियों उपमा अलंकार दिया गया है। और इसमें उपमा अलंकार के साथ साथ साथियों उपमा अलंकार द्वारा केशों की श्यामलता, घनेपन और सच्चिकड़ता को दर्शाया गया है। केशों की श्यामलता, तमसम, अंधेरे के समान, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि चिकुर निकर तमसम, इसमें उपमा अलंकार दे दिया गया है और उपमा अलंकार के द्वारा केशों की, बालों की श्यामलता, घनेपन और सच्चिकड़ता को दर्शाया गया है। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरी पंक्ति है इसमें, चिकुर गरे जलधारा जनमुख सस्य जल रोय कंधारा। इस पंक्ति में साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है और उत्प्रेक्षा
बहुत ही रोचकता के साथ इन्होंने तीसरी पंक्ति और दी है, कौन सी? बड़ कौशल तुअ राधे किनर कन्हाई लोचन आधे। इसमें सांगरूपक अलंकार आया हुआ है इस पंक्ति के अंदर। तो इनकी पदावली की जो है ना, ये अलंकारों के नाम है जिन पंक्तियों में अलंकार आए हुए हैं। आपको जब व्याख्या कराएंगे तब उन पंक्तियों में देखने को मिलेगा। तो साथियों, यहाँ जो है सांग रूपक में कवि ने बसंत को व्यापारी बतलाकर सांग रूपक अलंकार प्रस्तुत किया है। बसंत को क्या बता दिया? व्यापारी। तो विद्यापति ने देखा जाए तो रूप का अतिशयोक्ति का बहुत प्रयोग किया है। रूप का अतिशयोक्ति ये भी अलंकार का ही नाम है। साथियों, रूप का अतिशयोक्ति मतलब, रूप का अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि रूप की अति, किसी भी बात की अति होना, अतिशयोक्ति होना। जैसे हम कहते हैं कि समुद्र में आग लग गई, तो ये अतिशयोक्ति हो गई, क्योंकि समुद्र में कभी आग लगती ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज को लेकर रूप का अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को लेकर के उसकी अतिशयोक्ति हो जाना, उस अलंकार का उन्होंने बहुत ज्यादा पदावली में प्रयोग किया है। और आगे हम देखेंगे, बात करते हैं कोमलकांत पदावली की। तो इसमें जो है ना, ये दूसरा पॉइंट है आपका, कोमलकांत पदावली। साथियों, कोमलकांत पदावली में क्या बताया गया है देखेंगे आप आगे। बच्चों, विद्यापति के पद जो है, जो पद होते हैं उनको ही पदावली बोलते हैं। विद्यापति के पद जो हैं वो गाए जाते रहे हैं। उनकी भाषा में कोमलकांत पदावली वाले शब्दों एवं वर्णों का विन्यास बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। बच्चों, भाषा के माधुर्य का एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे कि आपकी पहले ही इन पदावली की पंक्तियों में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर ये दो लाइनें लिखी गई हैं। नंदक नंदन कदम बेर तरु, नंदक नंदन कदम बेर तरु तले धीरे धीरे मुरली बुलाओ। यानी नंदक, नंद बाबा के नंदन पुत्र, ठीक है, नंद बाबा के पुत्र कदम बेर तरु तले, कदम बेर मतलब कदम के पेड़ के नीचे, तरु मतलब वृक्ष, तले नीचे, यानी नंदक नंदन कृष्ण कन्हैया जो नंद बाबा के पुत्र हैं, वो कदम के पेड़ के नीचे, तरु तले वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बुलाओ। धीरे धीरे प्रेम की भाषा में मुरली को बजा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपनी प्रिय राधा को बुलाने के लिए वो प्यार भरी भाषा में तरह तरह के स्वर निकाल के धीरे धीरे उनको संकेत दे रहे हैं कि जहाँ का उन्होंने आपस में वचन दिया था कि हम इस जगह पर आकर के मिलेंगे। तो उसी मुरली की जो धुन है वो इस तरह से निकल रही है कि कोई समझे या ना समझे, मगर वो राधा रानी समझ जाए कि कृष्ण उसको मुरली की जो धुन निकाल रहे हैं, जो स्वर निकाल रहे हैं, मीठे मीठे स्वर धीरे धीरे सुरीली आवाज में, तो उसके द्वारा वो वहाँ पर पहुँच जाए, उनको याद आ जाए, संकेत मिल जाए कि मुझे वहाँ जाना है। तो यहाँ जो दो पंक्तियाँ दी हैं ये कोमलकांत पदावली की पंक्तियाँ हैं बच्चों। और इसमें जो है अब हम ले चलते हैं आपको, तीसरा पॉइंट है चित्रात्मकता। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका चित्रात्मकता। साथियों, पदावली में चित्रात्मकता का विद्यापति जो कवि हैं आपके, उन्होंने किस प्रकार से चित्रात्मकता में प्रयोग किया है इस चित्रात्मकता का, तो देखेंगे आप आगे।
बच्चों, सफल कवि शब्दों के द्वारा भावों का साकार चित्र प्रस्तुत कर देते हैं और अर्थात जैसे कवि की कल्पना साकार होकर पाठकों या श्रोताओं के सामने झूमने लगती है। कल्पना ही तो भाव होते हैं कवि के। तो बच्चों, विद्यापति की भाषा में चित्रात्मकता की भी अपूर्व शक्ति है। कवि ने साध्य स्नाता द्वारा बालों से कुचों के ढक लिए जाने का चित्र प्रस्तुत किया है। तो यहाँ चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं, चौथा पॉइंट है आपका अनुकरणनात्मकता। अनुकरणनात्मकता चौथा पॉइंट है, तो इसमें ले चलेंगे आपको। बच्चों, अनुकरणनात्मकता में शब्दों के द्वारा भावानुकूल ध्वनि उत्पन्न करना ही भाषा का अनुकरणात्मक गुण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि शब्दों के द्वारा जो भावानुकूल ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसी को भाषा का अनुरणनात्मक गुण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपका अनुरणनात्मक गुण, जो विद्यापति की भाषा में यह गुण खूब मिलता है। जैसे कि आपको एक पंक्ति बताएंगे, किंकिन किनकिन कंकन कनकन घन घन नूपुर बाजे। किंकिन किनकिन, किंकिन किंकिन की जो ध्वनि होती है साथियों भाषा में, तो वो कहाँ से आती है? किंकिन जो ध्वनि होती है वो कैसे आती है, किस चीज में आती है? तो आप देखेंगे, किंकिन किनकिन कंकन कंकन, जो घुंघरू होते हैं उसमें किंकिन की हल्की ध्वनि आती है। छोटे घुंघरू जो आपके छोटे बच्चे जो करधनी बना के पहनते हैं, उसकी जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, जैसे कि कृष्ण ने, आपको बता दें, कृष्ण ने एक करधनी पहन रखी है काले धागे की, उसमें छोटे से घुंघरू पड़े हुए हैं। उन घुंघरुओं की जो ध्वनि है वो किंकिन की आवाज कर रही है, और कंकन कनकन, और जो कंकन की ध्वनि होती है वो कैसी होती है? कनकन की आवाज या ध्वनि उत्पन्न करती है। और जो कृष्ण ने पहन रखे हैं या किसी छोटे बालक ने पहन रखे हैं, और घन घन नूपुर बाजे। नूपुर पायलों की जो पाजें होती है उनके नूपुर जो घुंघरू होते हैं वो घन घन की आवाज करते हैं। ये अनुरणनात्मकता बताई गई है किसमें? पदावली में। तो बच्चों, यहाँ भावानुकूल ध्वनि उत्पन्न करना, किसी भी चीज की ध्वनि उत्पन्न करना, वो ही भाषा का अनुरणनात्मक गुण कहलाता है। जो हम किसी भी चीज की ध्वनि उत्पन्न कर दें या ध्वनि उत्पन्न अपनी कल्पना के द्वारा उसको बता दें, जैसे कि कंगन में कौन सी ध्वनि होती है? कनकन की। घुंघरुओं में नूपुर घुंघरू को कहा गया है तो उनमें घनघन किनकिन की आवाज आती है। घुंघरू कई तरह के होते हैं बच्चों। तो यहाँ किंकड़ी, कंकड़ और नूपुरों की ध्वनियों का ध्वन्यात्मक चित्रण हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम ले चलते हैं पॉइंट 5 पर आपको, संगीतात्मकता। संगीतात्मकता का पदावली में किस प्रकार से प्रयोग हुआ है 5वें पॉइंट में देखेंगे। बच्चों, संगीतात्मकता तो विद्यापति की भाषा का प्राण माना जाता है। साथियों, विद्यापति पदावली में संगीतात्मकता के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उनके गीत काव्य में संगीतात्मकता के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? प्रथम स्वर संगीत और द्वितीय शब्द स्वर संगीत। प्रथम कौन सा? स्वर संगीत, और दूसरा शब्द स्वर संगीत। तो साथियों, ये दोनों तत्व किसमें आते हैं? संगीतात्मकता में। बच्चों, विद्यापति के पद संगीत की अनुपम निर्झरणियों के कलकल निनाद से इस प्रकार फूट पड़ते हैं, मानो स्वयं संगीत की देवी भावों की थिरकन लिए हुए
अपनी स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी गति से मचल कर चली आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ एक लाइन दी गई है जो आपके पदावली से संबंधित है। नंद नंदन तू शरण न त्यागव, बरु जग होय दुर्जसिया। नंद नंदन तू शरण न त्यागव, हे नंद के नंदन, हे कृष्ण, हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, हम आपकी शरण को नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। बर जग होए दुर्जसिया, बर चाहे जग संसार, दुर्जसिया हमसे दूर हो जाए, पूरा संसार हमसे छूट जाए, लेकिन हम तुम्हारी शरण को नहीं त्याग सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? विद्यापति ने, है ना, अपनी रचनाओं में, पदावली में। तो यहाँ जो पंक्ति दी गई है, नंद नंदन तू शरण न त्यागव, हे नंद के नंदन कृष्ण, तू मतलब तुम्हारी शरण, मतलब शरण, न त्यागव नहीं त्यागेंगे, बरु जग होए दुर्जसिया, चाहे संसार को ही छोड़ना पड़े, लेकिन तुम्हारी शरण को नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर प्रतीक विधान। तो बच्चों प्रतीक विधान में देखेंगे, प्रतीक का मतलब होता है संकेत या चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पर कहीं कहीं श्रृंगार चित्रण में कवि ने भावपूर्ण प्रतीकों का नियोजन भी किया है। प्रेम बेली बोने वाली मीरा की भांति, प्रेम बेली बोने वाली मीरा की भांति विद्यापति ने भी प्रेम को लता माना है। जैसे कि मीरा जी की पदावलियों में, पदों में ये प्रेम बेल फैल गई, ये पंक्ति दी गई है उसमें। तो यहाँ विद्यापति ने भी प्रेम को लता माना है। लता जो बेल पोंड़ जाती है, बेल। पानी दूध रत्न कंचन कुसुम जैसे शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, पानी दूध रत्न कंचन कुसुम, ये सभी शब्द जो है ना पदावली के अंदर प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अब हम ले चलेंगे आपको 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट है आपका लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। इनकी पदावलियों में साथियों, विद्यापति की पदावलियों में लोकोक्ति और मुहावरे स्वतः ही आ गए हैं, उनको डाला नहीं गया है, लेकिन वो अपने आप ही भाषा के माध्यम से आ गए हैं। कैसे आ गए हैं देखेंगे आप। पहली पंक्ति, जन उजड़ल लंका, जन मतलब जैसे, उजड़ल मतलब उजड़ गई हो, लंका मतलब लंका, लंका जैसे उजड़ गई हो, इसका हिंदी अर्थ है। दूसरा है पंक्ति, फल देवै आवत, फल भगो, फल का मतलब फल, जो हम सब कर्म करते हैं उसका फल चाहते हैं, तो उसी फल की बात हो रही है। फल देवै आवत, फल मतलब जो फल, सुफल हमें मिलने वाला है, वो कहाँ से मिला है? वो भगवान के हाथ में है। फल देवै आवत, तो यहाँ दी गई है पंक्ति, फल देवै आवत, यानी फल भगवान के हाथ में है। हमारा काम क्या है? कर्म करना, फल लेना नहीं। तो हम अपना कर्म करते रहे, फल ईश्वर अपने आप ही दे देगा। इसलिए फल देवै आवत, फल भगवान के हाथ में है। अब हम चलेंगे आगे, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, अवसर बहला रहो पछताओ, यानी अवसर चूकने पर, बहला रहो मतलब चूकने पर, पछताओ, पछतावा होता है। जब किसी भी व्यक्ति का अवसर निकल जाए, हाथ से छूट जाए, तो क्या होता है? उसको पछतावा होता है बाद में, अवसर छूटने पर पछताना पड़ता है। तो यहाँ कुछ पंक्तियां ऐसी दी हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग आपकी पदावलियों में किया गया है। ये 7वां पॉइंट था। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। बच्चों 8वां पॉइंट है आपका भाषा के विविध प्रयोग। तो भाषा के विविध प्रयोग जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया था आपको किस कारण से हुए हैं, देखेंगे आप आगे। भाषा के विविध प्रयोगों की बात करते हैं तो लोकोक्ति मुहावरे में, जैसे कि अभी आपको बता दिया था, विद्यापति के जो भाषागत सौंदर्य में लोकोक्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और डॉक्टर उमेश मिश्र के मतानुसार ये उक्तियाँ इतनी अच्छी तथा व्यापक हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये उक्तियाँ
उक्तियाँ इतनी अच्छी और व्यापक हैं कि प्रायः उनके प्रयोग होते रहते हैं और कहावतों की भांति लोग उनसे लाभ उठाते हैं। साथियों, डॉक्टर मिश्र ने विद्यापति पदावली में 152 लोकोक्तियों का चयन किया है। तो उनमें से ये 2-3 लोकोक्तियाँ आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की बात करते हैं, भाषा के विविध प्रयोग। बच्चों, अर्थापैकर्षक और वचन विपर्यय के उदाहरण भी इनकी भाषा में मिल जाते हैं। परिणामवाचक शब्दों का समयवाचक अर्थ में प्रयोग हुआ है। कैसे देखेंगे आप? तिल एक सुपहु समागम पाउल मास वरख भेली साथ, ये पंक्ति इसमें दी गई है। इसमें जो भाषा है उसमें अर्थापकर्षक और वचन विपर्यय के उदाहरण हैं ये दोनों। तो आप देख सकते हैं इसमें परिणामवाचक शब्द का जो है समयवाचक अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट है आपका, देखेंगे भाषा का बिंब विधान। भाषा का बिंब विधान है बच्चों, महाकवि विद्यापति की भाषा बिंब विधान की क्षमता से परिपूर्ण है। बिंबात्मक चित्रण से रस सृष्टि में सहायता मिलती है। साथियों, पदावली में विद्यापति ने सौंदर्य के कई बिंब उतारे हैं। बिंब मतलब परछाई, छाया। कई बिंब उतारे हैं। ज्योत्सना प्रचालित रजनी का बिंब सुंदर बन पड़ा है। ज्योत्सना प्रचालित रजनी का बिंब सुंदर बन पड़ा है। कौन सी 2 पंक्तियां दी हैं इसमें देख लेंगे आप। जूड़ी रयन चकमक कर चानन एहन समय नहीं आन। ठीक है, ये 2 पंक्तियां किसमें दी गई हैं? भाषा के बिंब विधान में। अब हम बात करेंगे आपसे लोक भाषा की विशेषता। बच्चों देखेंगे लोक भाषा की विशेषता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करवाते हैं आपको। लोक भाषा की जो विशेषता है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार विद्यापति की भाषा का प्राकृत रूप कहीं भी विकृत नहीं हुआ है। साथियों, भाव के साथ साथ छंद भी चलते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के मत के अनुसार या मतानुसार विद्यापति की पदावली में लोक भाषा का प्रयोग होते हुए भी साहित्यिकता है, अलंकारिकता है और सुकुमारता है। साथियों, इनकी पदावली की भाषा में छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत अत्यंत गहन एवं गंभीर भावों को सफलता के साथ व्यक्त किया गया है। ये थी आपकी लोक भाषा की विशेषता। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने जा रहा है, तो यहाँ निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए भाषा शैली और भाषा या रचनाओं के आधार पर? तो बच्चों, विद्यापति की भाषा भेद के बारे में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इस बात से सभी सहमत हैं कि वह भाषा भावों की सम्यक अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्णतया समर्थ है। उनकी भाषा लोक भाषा होते हुए भी साहित्यिकता, अलंकारिकता, सरसता, सुकुमारता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता आदि की दृष्टि से संपन्न है। साथियों, उसमें उक्ति का चमत्कार है और संगीतात्मकता है। इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा कर चुके हैं, आपको अध्ययन करवा दिया गया है। और ये पहला प्रश्न विद्यापति पदावली का पहला प्रश्न साथियों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और अब हम ले चलते हैं आपको आगे आप देखेंगे